नमस्कार, स्टडी IQ IAS में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, एक अजीबोगरीब मामला है जो आपको समझना है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने, ध्यान रखिए, सिटिंग जज इस समय हैं वहां पर न्यायाधीश श्रीलंका में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश ने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक केस किया है और ये केस दरअसल गूगल इंडिया के अगेंस्ट में है। इसलिए किया गया है कर्नाटका में क्योंकि गूगल इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में, पहली बात। लेकिन दूसरी जो बात है वो आश्चर्य पैदा करती है क्योंकि ये मामला भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के बेस पर किया गया है। आपको पता है भारत में आर्टिकल 21 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, किसी भी व्यक्ति को देता है। इसका मतलब नागरिक के साथ साथ गैर नागरिक को भी देता है और इसी के तहत राइट टू प्राइवेसी को सुरक्षा मिली हुई है। ये सब बातें आप जानते हैं। और अब ये मामला आप समझिए, फिर लास्ट में मैं बताऊंगा कि किस आधार पर इंडिया में केस किया गया। ये मामला दरअसल कोलंबो में एक न्यूज़पेपर है, कोलंबो टेलीग्राफ और लंका ई न्यूज़, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के अगेंस्ट में उनको लेकर कुछ रिपोर्टिंग की है जो आज की डेट में वो हटाना चाहते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन का इस्तेमाल करके। और राइट टू बी फॉरगॉटन का इस्तेमाल करके भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत। इसमें बेंगलुरु में मैंने बताया क्योंकि गूगल इंडिया का हेडक्वार्टर है, इसलिए गूगल इंडिया के हेडक्वार्टर बेंगलुरु में होने की वजह से इन्होंने इंडिया में केस किया है। और इनका नाम क्या है? जस्टिस AHMD नवाज, ये सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज हैं। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। देखिए, जज बनने के पहले, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के पहले ये वहां के श्रीलंका के अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में काम करते थे, डेप्यूटी सॉलिसिटर जनरल के तौर पर। जब ये डेप्यूटी सॉलिसिटर जनरल के तौर पर काम करते थे तब इन्होंने अपनी हैसियत में रहते हुए कुछ लीगल ओपिनियंस जो दिए थे, इनके कुछ लीगल ओपिनियंस की वजह से इन पर केस किया गया क्योंकि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हुआ। इनका कहना है ऐसा, इन्होंने याचिका में दाखिल किया है कि इनके लीगल ओपिनियन में जो बातें इन्होंने कही उसकी वजह से, जब ये डिप्टी सॉलिसिटर जनरल थे तब की बात है, इनके खिलाफ कुछ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हुआ और इन पर मुकदमा दायर कर लिया गया, आपराधिक मुकदमा दायर किया गया। जब आपराधिक मुकदमा दायर किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इन मुकदमों को सिरे से खारिज कर दिया और बाद में इनकी पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हो गई। तो आज की तारीख में ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन मामला जुड़ा है डिप्टी सॉलिसिटर जनरल जब ये थे तब उस समय इन पर जब आपराधिक मुकदमा था। आज की डेट में तो ये बरी हो चुके हैं, आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन उस समय पहला भ्रामक लेख लिखा गया था और 2020 में 3 नए लेख लिखे गए, 3 नए आर्टिकल्स। तो मैंने जो बताया, लंका ई न्यूज़ और कोलंबो टेलीग्राफ, ये वो न्यूज़पेपर्स हैं जिनके अगेंस्ट इन्होंने अपील अपनी याचिका में दावा किया है। तो बरी होने के बावजूद इनका डिजिटल दाग अभी मिट नहीं रहा है। बरी होने के बावजूद गूगल सर्च पर पुराने और भ्रामक लेख लगातार सामने आते रहते हैं और इनका कहना है कि इनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा है। इनको भ्रष्ट जज के तौर पर इनके भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह की बातें लोग करते रहते हैं इन आर्टिकल्स के बेस पर। अब यहाँ आ जाता है राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट टू बी फॉरगॉटन दरअसल राइट टू प्राइवेसी के अंदर ही आता है, उसी के परव्यू में आता है। ध्यान रखिए, ये जहां भी आपको इसका अनुवाद भूल जाने का अधिकार होगा, इसको काट दीजिएगा। ये राइट टू बी फॉरगॉटन है, इसका मतलब है भुला दिए जाने का अधिकार। हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 21 के तहत ये आता है। भुला दिए जाने का अधिकार का मतलब सीधा सीधा है कि भाई आज आपने, मान लीजिए, कोई क्राइम किया, आज आपके अगेंस्ट रिपोर्टिंग हुई, कल को मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने आपको बरी कर दिया इस आधार पर कि ये मामला दरअसल आपके अगेंस्ट जो किया गया था वो झूठा था, इसमें कोई दम नहीं था। अब दिक्कत ये हो गई बात कि जब बरी किया गया वो वाली न्यूज़ तो इतनी नहीं फैली, लेकिन जब आरोप लगाए गए तो तरह तरह के आरोप के एंगल से रिपोर्टिंग हुई और वो पूरे इंटरनेट की दुनिया में फैला हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि अब आप सामान्य जीवन जी ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल्स पीछा नहीं छोड़ रहे और आपके बारे में कोई भी सर्च करता है तो नेगेटिव चीज़ें ही सामने आती हैं। तो दरअसल ये आपके भुला दिए जाने के अधिकार आप डिमांड करते हैं कि ये सब हटना चाहिए और इसके लिए कोर्ट ऑर्डर करता है कि भाई ये सब हटाइए। ठीक है, तो यही ये पूरा मामला है राइट टू बी फॉरगॉटन का। सार्वजनिक डोमेन और सर्च इंजन से अप्रासंगिक जो इरेलीवेंट हैं, रेलेवेंट नहीं बचे, ये भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, अभी एक केस और चल रहा है, इंडियन एक्सप्रेस के साथ ही चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है 16 मार्च को उसकी। उसमें
जब रिपोर्टिंग की गई, हो सकता है वो फैक्चुअली उस समय बिल्कुल करेक्ट रिपोर्टिंग हुई थी, बाद में राइट टू बी फॉरगॉटन का किसी ने दावा किया। अब सवाल है कि क्या इसको हटाया जाना चाहिए या फिर नहीं हटाया जाना चाहिए, क्योंकि जब रिपोर्टिंग की गई थी तो बिल्कुल ठीक की गई थी। जो याचिका करता है उसका दावा क्या है? याचिकाकर्ता का दावा है कि भाई ठीक है, उस समय तो रिपोर्टिंग बिल्कुल ठीक की गई थी, लेकिन आज की तारीख में ये इरेलेवेंट है, मुझे बरी किया जा चुका है, अब इसका कोई रेलेवेंस बचा नहीं है, इसको हटाया जाना चाहिए, ये जीवन भर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो ये बहुत डिबेटेबल है, राइट टू बी फॉरगॉटन, ठीक है। लेकिन हाँ, आर्टिकल 21 के उसमें आता है, शामिल है। तो सिद्धांत है कि कानूनी रूप से जो चीजें गलत साबित हो चुकी हैं उनके लिए जीवन भर कलंकित नहीं किया जा सकता। तर्क यह है कि व्यक्ति के निजता के अधिकार का खुला उल्लंघन है। अब सवाल यह है कि ठीक है, इंडिया में कोई केस होता है ऐसा, तो ऐसा केस चलते ही रहता है, इस पर सुनवाई भी होते रहती है। मैंने अभी जिस केस के बारे में बात की उसमें भी 16 मार्च को सुनवाई। लेकिन श्रीलंका के जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने भारत को ही क्यों चुना? दो आधार पर इन्होंने अपनी याचिका में बात कही है कि दो आधार पर चुना है। एक तो गूगल का कोई कार्यालय श्रीलंका में नहीं है, इसलिए, क्योंकि गूगल का भारतीय मुख्यालय बेंगलुरु में है, इसलिए इन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की, पहली बात। दूसरा, इनका कहना है कि मैं श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि जज हूं, इसलिए अगर श्रीलंका के कोर्ट में मैंने अगर कोई मामला दाखिल किया तो ये सीधे सीधे प्राकृतिक न्याय के अगेंस्ट होगा। प्राकृतिक न्याय का मतलब कि कोई भी अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता, तो हितों का टकराव होगा और खुद जज होने के कारण ऐसा होगा। जबकि भारत में अगर मामला दाखिल करते हैं तो ये भारत की न्यायपालिका इस चीज से तटस्थ है, कोई प्रभाव ये नहीं डाल सकते। और तीसरी बात कि विदेशी नागरिकों पर भी अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21, मैंने बताया ना कि नागरिकों पर ही नहीं बल्कि गैर नागरिकों पर भी, यानी विदेशी व्यक्तियों पर भी अनुच्छेद 21 लागू होता है भारत के संविधान का। इस आधार पर इन्होंने, इन दो मेन आधार पर भारत को चुना न्याय के लिए, ठीक है। क्षेत्रीय आधार जो बताया गया है, गूगल का बेंगलुरु में मुख्यालय है, बेंगलुरु में, टेक्निकली इसको बेंगलुरु बोलते हैं, हर जगह बेंगलुरु लिखा है। इंटरनेट एक सीमा रहित सर्विस है, ठीक है। ऑनलाइन मानहानि के कानूनी उपाय राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रह सकते, यह आधार बताया गया है। चूंकि गूगल मानहानिकारक सामग्री का वैश्विक प्रसारक है, इसलिए उसका बेंगलुरु स्थित कार्यालय कर्नाटक हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यह कर्नाटक हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। दिक्कत यह है कि क्या किसी भी देश का नागरिक भारत में इस बात के लिए केस कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 21 की का जो अम्ब्रेला है, उसका सहारा जो दूसरा लिया गया है, उसमें निजता, राइट टू प्राइवेसी, और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें जीवन का मतलब किसी भी तरीके से जीना नहीं है बल्कि मर्यादित तरीके से जीना है, डिग्निफाइड लाइफ जीना है, रेपुटेशन के साथ जीना है। तो ये क्योंकि इस अम्ब्रेला में आता है, इसलिए अनुच्छेद 21 का संरक्षण केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित नहीं है, विदेशी नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों तक क्योंकि विस्तृत है, इसलिए इन्होंने ये मामला इंडिया में तय किया है, दाखिल किया है। अब ऑब्वियसली ये बहुत विचित्र बात है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है, श्रीलंका के जो वो न्यूज़पेपर्स हैं उनको भी नोटिस जारी किया है, गूगल इंडिया के हेडक्वार्टर को भी भेजा है नोटिस, और भारत में मंत्रालय को भी भेजा है। लेकिन दरअसल इसका क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। नेक्स्ट जो हियरिंग है ये 16 मार्च को रखी गई है। तो इसमें गूगल, हमारा आर्टिकल 21 और राइट टू बी फॉरगॉटन, इसके बीच में एक दुविधा की स्थिति बन गई। अगली सुनवाई ऑब्वियसली 16 मार्च को है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग मामला होगा। ये केवल एक जज के डिजिटल फुटप्रिंट को मिटाने वाला मामला नहीं है, वैश्विक मिसाल कायम कर सकता है। अगर कोई फैसला आता है तो ये दिखाएगा कि एक सॉवरेन नेशन की अदालतें बहुराष्ट्रीय टेक कंपनियों को उनकी सीमाओं से परे जाकर भी डिजिटल नुकसान के लिए जवाबदेह ठहरा सकती हैं। अब इस पर स्टैंड क्या होगा, उसके बाद मामला निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड होगा, तो ये एक माइलस्टोन जजमेंट आने वाले समय में साबित हो सकता है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर। अगले वीडियो मुलाकात होगी, ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।